हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल सारांश बाय वीके सर में, जहां आपको मिलेंगे एनसीईआरटी आधारित सभी विषयों के सरल रिवीजन नोट्स और आसान ट्रिक्स जो आपको बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम अर्जित करने में मददगार साबित होंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10B के विषय गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न जो आपको एग्जाम में बहुत ही मददगार होंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1, 96 और 404 का HCF क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका 96 और 404 का HCF कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले हम इन संख्याओं को देखेंगे, इनका गुणनखंड निकालेंगे। 96 क्या है, हमारा सम संख्या है और 404 भी हमारा सम संख्या है। अब ये देखिए, सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 चुको 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। फिर से डिवाइड करिए 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ तक ये क्या है, यहाँ तक ये दोनों संख्याएं हमारी सेम नंबर से डिविजिबल थी, लेकिन अब यहाँ पर 101 विषम संख्या आ गई है। मतलब इसका HCF 2 × 2 = 4 होगा। मतलब इसका HCF, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4। हमारा अगला प्रश्न है 12 और 15 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF के लिए हम लेंगे कि 12 और 15 किस संख्या से डिविजिबल होगा। तो देखिए दोस्तों, ये विषम नंबर है, ये सम नंबर है। तो इसमें हम देखेंगे कि 3 से ये दोनों संख्याएं डिविजिबल होती हैं। 3 चौको 12, 3 पाँचे 15। अब देखिए, ये दोनों संख्याएं किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं हैं। मतलब हमारा HCF क्या होगा, HCF = 3। इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं का गुणनफल कितना है, 32 है। दो संख्याओं का गुणनफल a × b = कितना है, 32। और उनका LCM दिया है 8। तो ये बताइए, तो HCF क्या होगा। बच्चों, हम जानते हैं कि LCM और HCF में जो संबंध होता है, HCF × LCM = a × b। मतलब किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें दिया है HCF निकालना है और हमारा LCM है 8 और संख्या a × b है 32। अब ये 8 का पक्षांतर होगा, इसके भाग में चली जाएगी ये संख्या, तो 32/8। 8 4 जा 32। मतलब हमारा HCF हो गया 4। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हुआ ए। हमारा अगला प्रश्न है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, 4 और 7 HCF के मामले में हमारा सीधा सा सिद्धांत है कि जो दी गई संख्याएं किसी एक सेम नंबर से जब तक डिवाइड होती हैं तो उनका गुणा क्या कहलाता है, उसका HCF कहलाता है। इसमें देखिए, यहाँ पर ना तो ये 2 से डिविजिबल है, ना ही 3 से। मतलब यहाँ पर 7 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। 7 हमारी अभाज्य संख्या है। मतलब ये 4 भी 1 से भाग जाएगा और 7 में भी 1 से भाग जाएगा। 4 में 2 से ज़्यादा है हालांकि, लेकिन 7 में 1 से जा रहा है, तो सेम नंबर से डिविजिबल मतलब 1 के अलावा और किसी भी सेम नंबर से ये दोनों संख्याएं भाज्य नहीं हो रही हैं। इसलिए इनका HCF कितना होगा, हमारा 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है 5, 15 और 20 के लिए HCF और LCM का अनुपात क्या हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 5, 15 और 20 का LCM और HCF निकालेंगे। तो देखिए, आपको दिख रहा है कि ये संख्या 5, 15 और 20 क्या है, 5 से डिविजल है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 को 20। इसके अलावा ये 5 से डिवाइड नहीं होती हैं, यानी इस संख्या का HCF कितना होगा, HCF होगा 5। अब ये 3 से डिवाइड होगी और ये किसने डिवाइड होगा, 1 1 4। ये 2 से डिवाइड होगा, 1 1 2
और फिर से 2 से डिवाइड होगा। अब हमारा एलसीएम होगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 5 3 जा 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, हमारा एलसीएम हुआ 60। अब देखिए हमें क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है, मतलब एलसीएम अपॉन एचसीएफ, इन दोनों को डिवाइड कर दो। एलसीएम है हमारा 60 और एचसीएफ है हमारा 5, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ हमारा आया, मतलब हमारा एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एलसीएम है हमारा 60 और एलसीएम है 5, 5 एकम 5 और ये 12 बार कटेगा, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आया 12:1। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा डी 12:1। अगला प्रश्न है, कौन में निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसमें सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी। अब अगला प्रश्न है 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। 12 का एलसीएम कितना, 12 किससे डिवाइड हो रहा है, सम संख्या है, 2 6 जा, फिर 2 3 जा 6 और 3 एकम 3। उसके बाद हमारा होगा 15, 3 से डिवाइड होगा क्योंकि ये विषम संख्या है, 3 5 15, फिर 5 सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12 = 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं 15 = 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अगला है हमारा 21, 21 भी विषम संख्या है, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 21 और 7 7 से डिवाइड होगा, तो 21 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। एलसीएम के केस में हम करते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको सबको लिख लेते हैं एक साथ। 2 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा जो घात है वो लिखते हैं। 2 की अधिकतम घात है 2, 3 की अधिकतम घात 1 और 5 की अधिकतम घात 1, 7 की अधिकतम घात 1। बच्चों हमारा डिवाइड होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 का गुणा करना होगा हमें फिर से 7 में, 7 0 7, 7 6 42, हमारा आंसर आएगा 420। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 420। अगला प्रश्न है हमारा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 और एचसीएफ 3 है तो एलसीएम होगा। बच्चों इस सवाल के लिए हमें एचसीएफ और एलसीएम का संबंध वाला सूत्र लिखना पड़ेगा। क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, एलसीएम बराबर ए गुणा बी। तो देखिए इसमें यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 135 और एचसीएफ कितना है 3, तो 3 गुणा एलसीएम बराबर इसका गुणनफल दिया है 135। एलसीएम बराबर होगा, देखिए इधर 3 क्या है गुणा में है, इधर जाएगा 135 के पक्षांतर होके उसके बटे में आएगा। क्या 3 से कट रहा है कि देखिए 3 चौको 12, एक बचा, कितना हो गया 15, 3 5 15, तो हमारा एलसीएम क्या आया विद्यार्थियों 45। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा 17, 23 और 28 का एचसीएफ होगा। विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण ट्रिक मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ के मामले में, यदि तीनों संख्या या दोनों संख्या में से एक कोई संख्या अभाज्य होती है तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है कि तीनों संख्याओं का एक ही कौन सा फैक्टर, मतलब
ऐसी संख्या होगी जो उनको विभाज्य करेगी। तो ये देखिए अभाज्य संख्या के केस में अभाज्य संख्या को केवल और केवल एक संख्या या तो स्वयं या एक डिवाइड करता है। तो यहाँ पर इस मामले में होगा एक। HCF कितना होता है अभाज्य संख्या के मामले में? एक। ऐसे ही 10वां प्रश्न है हमारा 11 और 13 का HCF, यहाँ भी अभाज्य संख्या है तो इनका HCF भी होगा एक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका ए राइट होगा, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है 11वां 8, 9 और 25 का LCM क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2। तो 8 बराबर 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 की घात 3। अगला है हमारा 9। 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 से भाग जाएगा, 3 तिरका 9, 3 में किससे जाएगा? 1 से। 3 एकम 3। 9 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 की घात 2। अब हमारा क्या है? 25। 25 का अभाज्य गुणन क्या है? 25 में आपको पता ही है किससे जाएगा? 5 इधर है तो 5 से भाग जाएगा, 5m 25 और 5 में जाएगा 5 एकम 5। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 5 की घात 2। अब इसमें आप देखिए ये तीनों संख्या में कोई समान संख्या है क्या? नहीं है। समान संख्या नहीं है तो क्या होगा? इस स्थिति में तीनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा। कितना है? 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब इनका गुणा करिए बच्चों। 2 की घात 3 कितना होता है? 8। 3 की घात 2 कितना होता है? 9। 5 की घात 2 25। 8 9 72 गुणा 25। अब 25 का 72 में गुणा करिए। 25 दूनी 50 की 0 हासिल आई 5। 25 सत्ते 100, 25 सत्ते 175। 175 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 180। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? LCM 1800। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी 1800। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है 5 - 2 कौन सी संख्या है? जहाँ भी आपको करनी दिखे मतलब आप बेझिझक अपरिमेय संख्या लगा सकते हो, तो इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 13वां 15 और 20 का LCM होगा। अब देखिए बच्चों 15 और 20 का LCM निकालने के लिए हमको इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 15 किससे भाग जाएगा? 3 से। सबसे छोटी संख्या से देखते हैं पहले। 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम है। 3 से जाएगा, 3 5 15। 5 किससे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 15। इनकी घात भी 1 1 है। अब हमें निकालना पड़ेगा 20। 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 20 सम संख्या किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 एकम 2, 10 हो गया। फिर 2 से गया, 2 पंजे 10। अब 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5। मतलब 20 क्या हो गया? 20 बराबर 20 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब देखिए LCM में क्या करते हैं हम? सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेते हैं। तो 3 क्या है? 3 की सबसे पहले 2 आया, 2 की अधिकतम घात 2, 3 की अधिकतम घात 1, 5 की अधिकतम घात 1। इनका गुणा कर दिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो हमारा LCM आएगा 60। इसमें कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए 60। ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला प्रश्न होगा 8 9 और 25। 8 9 और 25 के HCF ज्ञात कीजिए। 8 9 और 25 के HCF का मान ज्ञात क्या होगा? देखो बच्चों हमने अभी निकाला है कि 8 9 और 25 का HCF क्या। अभी हमने 8 9 और 25 का LCM निकाला था। अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF के मामले में फिर से हम क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मतलब हमारे 8 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 की घात 3। 9 का करेंगे। 9 में किससे भाग जाएगा? 3 से। 3 तिरका 9, 3 एकम 3। 9 बराबर हो जाएगा 3 की घात 2।
अब आएगा हमारा 25, 25 किससे आएगा 5 से, 5 एक पचम 25, 5 कटेगा एक बार, 5 एकम 5, 25 के आवाज गुणनखंड हुए 5 की घात 2। HCF के मामले में है क्या करते हैं हम, ये देखते हैं कि इनमें कौन सी अभाज्य संख्या कॉमन है। अब देखिए इन तीनों में कोई सी भी अभाज्य संख्या कॉमन नहीं है, मतलब इसका माना जाएगा कौन सी अभाज्य संख्या कॉमन है, केवल और केवल एक कॉमन है। तो इसका हमारा HCF होगा 1, तो इसका HCF का मान होगा हमारा 1। अगला प्रश्न हमारा करनी 2 क्या होगी, करनी वाली संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। 135 और 225 का LCF ज्ञात कीजिए। 135 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाला जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ 5 है, मतलब 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 35 हो गए, 5 7 35, 3 से भाग दो, 3 9 27, 3 से जाएगा 3 तिरका 9, 3 एकम 3, मतलब 135 बराबर आ गया 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 3। अगला है हमारा 225 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 से भाग दीजिए, 5 को 20, 25 बचे पचम 25, 5 9 45, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। 225 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। HCF की स्थिति में हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जिनकी घात कम से कम है, सबसे कम है, वो वाले लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड तो 5 है, 5 की न्यूनतम घात क्या है 1, दूसरा 3 है, 3 की न्यूनतम घात क्या है 2। अब हम इनका गुणा कर देंगे, 3 की घात 2 मतलब 9, 9 का 5 में गुणा करो, 9 पंजे 45। तो हमारा राइट आंसर क्या आया बच्चों, 135 और 225 का HCF होगा 45। अगला प्रश्न हमारा 3 करनी 2 1, मैंने बोला है जहाँ भी करनी दिखे वो क्या है अपना अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होगा। ये सत्य है, ये हमारी आधारभूत गुणनखंड प्रमेय का कथन है, ठीक है बच्चों, इसको याद कर लेना, ये IMP होता है। अगला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं, परिमेय अपरिमेय, ठीक है। अगला है ये सत्य होगा। अगला है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखिए बच्चों वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, पूर्णांक है, प्राकृत है, पूर्ण संख्याएं हैं, परिमेय हैं। ये सभी संख्याएं अपरिमेय हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, ना कि अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। मतलब ये वाला कथन हमारा असत्य है, तीसरा कथन असत्य होगा। अगला है 15 और 21 का LCM 105 है। अब इस स्थिति में क्या करते हैं हम, अगर ऑप्शन डायरेक्ट दिया है तो इसको डिवाइड करके देख लेंगे भाग जा रहा है कि नहीं। 15 सत्ते 105 और दूसरा देख लेंगे 21, 21 पंजे 105, ठीक है बच्चों, दोनों का भाग जा रहा है, मतलब ये इस संख्या का LCM है, मतलब हमारा आंसर होगा सत्य। अगला है अपरिमेय एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या करनी में नहीं होती है, ये कथन असत्य है। अगला है 6 दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमारा HCF और LCM में संबंध है, ये सत्य है। अगला है 26 और 91 का HCF 13 होगा। अब देखिए इसमें 13 का भाग 26 में जाता है कि 13 दूनी 26, 13 का भाग 97 में भी जाता है, 13 सत्ते 91, मतलब ये क्या है HCF है इसका, ये आंसर सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी का
पहला प्रश्न है 306 और 657 का HCF क्या होगा। देखिए बच्चों, ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम जो आसान है, इजी है, उनको लगाते हैं, उसके बाद बड़े से गुणा में उलझेंगे। अगर इसका अब हम निकालना, यदि हम इसको निकालने बैठ जाएं तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पहले वो टिक लगाए जाएं जो हमें जानकारी में है। जैसे करनी दो क्या है, मैंने बताया जो भी करनी में दिखे वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो करनी दो का अपरिमेय होगा। अब देखिए छोटा वाला 9 और 27 का एलसीएम, 9 और 27 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 27 होगा। एलसीएम निकालिए ना, 9 3 तिरका 9, 9 बराबर होगा 3 की घात 2 और 27 हुआ 3 तिरका 3 नम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, मतलब 27 होता है हमारा 3 की घात 3। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम की स्थिति में जो जिसकी घात बड़ी होती है वो लेते हैं कि 3 की घात 3 क्या होता है बच्चों, 27, मतलब हमारा इसका HCF होगा 27। अब ये देखिए आसानी से ये हमें लास्ट वाला बचा, तो इसका आंसर होगा 9। तो ये हमारी सही जोड़ी इस प्रकार से सॉल्व हो गई। अब अगला प्रश्न है हमारा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है 94 और 404 का HCF लिखिए। देखो बच्चों 94 और 404 दोनों क्या है, सम संख्या है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, भाग दो, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को एक साथ गुणनखंड निकालते हैं। जहाँ तक दोनों संख्याओं में एक ही नंबर से कटती हैं वहाँ तक उन अभाज्य गुणनखंडों का हम गुणा कर लेते हैं। जैसे इसको देखो 2 से कटेंगी, 2 चौको 8, कितना बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो 47 और 202 आपस में किसी सेम नंबर से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, मतलब इसका HCF कितना होगा 2। कितना होगा इसका HCF 2। अगला प्रश्न है 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो सबसे पहले हम 156 का गुणनखंड निकालेंगे। सम संख्या है इसलिए 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 1, 1 तो ये हासिल जोड़ेगा 18 हो जाएगा, 2 नम 18। अब कितने से जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, अब किससे जाएगा 13 से, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। मतलब हमारा 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 156 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दो प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध है। HCF और LCM में क्या संबंध होता है बच्चों, किन्हीं दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ये क्या है इनका संबंध, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा 6, 12 और 30 का LCM कितना होगा। इस स्थिति में हम देखेंगे 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 3 एकम 3, मतलब 6 बराबर आ गया 2 गुणा 3। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 12 के गुणनखंड हो गए बच्चों 2 गुणा 3। तीसरी संख्या है 30, 30 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 3 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 3 का जाएगा 3 5 15, 5 का जाएगा 5 एकम 5, मतलब 30 बराबर हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5। एलसीएम के लिए क्या करते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। जो भी संख्याएं आई हैं, कौन कौन से आए हैं, इसमें 2 आया है, 3 आया है, अगले में 5 आया है।
अब एलसीएम की स्थिति में अधिकतम घात लेते हैं। 2 की अधिकतम घात क्या है इनमें? 2। 3 की अधिकतम घात क्या है? 1। 5 की अधिकतम घात क्या है? 1। अब इन संख्याओं का हम गुणा करते हैं। 2 की घात 2 मतलब 4, 3 घात 1, 5 घात 1, 5 एकम 5 है 15, 15 का 4 में गुणा करो, 15 चुक्को 60, यानी हमारा आंसर राइट आंसर होगा हमारा इसका 60। कितना होगा इसका एलसीएम? 60। अगला प्रश्न है करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सही है, हाँ। उत्तर लिखेंगे हम हाँ है। अगला है संख्याओं 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना होगा। बच्चों ये सवाल में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकलवा चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इस 5005 संख्या को अच्छे तरीके से कर लीजिए, ये हमेशा सवाल आ जाता है। क्या करेंगे देखिए, 5 से भाग जाएगा क्योंकि ये संख्या 5 दिख रहा है, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब जाएगा क्या 5 से? 5 के बाद कौन सी संख्या आती है? 7, तो 7 एकम 7, कितने बचे? 3, 30 हो गए। 7 चुको 28, 28 30 में से 28 गए, 2 बचे, 21 हो गए। 7 या 21, 143। अब 143 में देखो बच्चों कितने का भाग जाएगा? 13 का। 13 एकम 13, यहाँ 1 बचा, फिर से 13, 13 एकम 13। अब किसका भाग जाएगा? 11 का। 11 एकम 11, मतलब 5005 के हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। आगे आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सभी विषयों के वैकल्पिक प्रश्न को सुपर फास्ट रिवीजन मिलेगा। मेरे चैनल के बेल आइकन को दबाकर रखिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।